समक्ष एक दृश्य आ जाता है और यह दृश्य है पानी को लेकर मची हाहाकार। हालांकि ये जो पानी की समस्या है ये आज से नहीं बल्कि चंदेल राजाओं के समय से है। तभी तो समय समय पर चंदेल राजाओं ने यहाँ पर सरोवरों के निर्माण को लेकर वरीयता दी। इसी क्रम में 21वीं सदी में एक ऐसा भी राजनेता हुआ जिसने पानी की समस्या से निपटने के लिए बड़े ही पहल करी, बड़े ही अनोखे कदम उठाए। नमस्कार, ये है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांचंद और कैमरे के पीछे हैं इमामी। आज के विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ वो राजनेता है जिसने अपनी पूरी विधायकी के दौरान सिर्फ ये सोचा कि कैसे बुंदेलियों के जो पानी की समस्या है उससे निजात दिलाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खनिज राज्य मंत्री सिद्ध गोपाल साहू। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है आपका? बिल्कुल सर, विधानसभा चुनाव बहुत ही पास है, मात्र 4 से 5 महीने रह गए हैं। दावेदारी पेश करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैंने दावेदारी पेश की है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश यादव जी का आशीर्वाद लिया है और अपना मैंने किया है। साहू जी, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं हम आपसे। मैंने अभी आपका कहा भी कि 21वीं सदी में अगर किसी ने पानी को लेकर के ध्यान दिया है वो आप ही हैं। तो ये जो पानी की समस्या को निवारण करने के लिए आपने वरीयता दी, ये कैसे आपके क्लिक करी आपके माइंड को कि इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हमने बचपन से ही देखा है जब भी किसी को हमें पानी की दिक्कत हुई तो हम लोग अपने मोहल्ले में जो हैंडपम्प लगा वहाँ से पानी, और महोबा में तो मैं देखता था एक टैंकर, जैसे हमारा ये नया पुराना गाना घसिया मोहल्ला है, यहाँ पर देखता था एक टैंकर है, टैंकर में 100 पाइप पड़े हुए, लोग लटके हैं उसके ऊपर पानी निकाल रहे हैं। जब लाइन लगी है रात में निकलते थे, रात में भी लाइन लगती थी कि बाल्टी रखी होगी ये समझकर। तो जब मैं मेरे हाथ में कुछ आया और मैं अपने आप को मैंने सक्षम पाया तो मैं उसको कि मुझे ये था कि ये किस तरीके से लोग करें उनकी समस्या को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि पहले महोबा पानी के लिए तरसता था, गंदे पानी के लिए बड़ा ही हम लोग पीने के लिए मजबूर हुआ करते थे। लेकिन आपने एक योजना लाए, महोबा पेयजल पुनर्गठन योजना, जिसके बाद से महोबा के वासियों को लगभग काफ़ी हद तक शुद्ध पेयजल मिला पीने को। तो इसलिए आपने किस तरीके की मेहनत करनी पड़ी आपको, और आज जो आपके द्वारा योजना लाई गई थी उस समय, वो योजना अब जहाँ पर है उतने से संतुष्ट हैं कि इस पर और ज़्यादा विस्तार होना चाहिए? आइए। ऐसा है कि ये योजना है, ये जो आप टंकी देख रहे हैं ये सन अभी हमारे बुजुर्गों ने बताया कि सन 1959 में इसका काम शुरू हुआ और 1963 में शुरू, अभी बताया। अच्छा। तो 1963 के बाद 2002 तक महोबा में ना कोई टंकी बनी। हाँ, कुछ हमारे 1-2 कुएं हैं, मदनऊ सदनऊ, वहाँ पर पंप डाल के लोगों की समस्या थी, मगर वो समस्या मतलब एक तरीके से कोई स्थायी समाधान नहीं था और हर साल समस्या ही होती थी। मैंने बताया कि कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर नया पुराना काना में वहाँ पर टंकी में भी लोग बच्चे गिर गए, टंकी में भी बच्चे गिर गए और ऐसी घटनाएं ये मैंने सुना। तो अब जब क्योंकि लोग अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, अपना जनप्रतिनिधि बनाते थे, तो इसलिए बनाते हैं कि उस समय के लिए 5 वर्ष के लिए हमने अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का पूरा भविष्य हमने आपको दे दिए कि अब आप संभालिए, आप देखिए, 5 साल की जिम्मेदारी आपकी है, 5 साल की, तो हम देखते हैं कि आप हमारा किस तरीके से हमारी समस्या का समाधान करें। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास पूरी तरीके से एक विधायक और सांसद के ऊपर रहता है जी, वही इस कार्यों को ला सकता है। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो विधायिका है, विधायिका की सदस्य, उनकी जिम्मेदारी है
कि जो लोग हमें जिताते हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रदेश है, देश है, उनके लोगों की समस्या कैसे दूर हो, कैसे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बेरोजगारी दूर हो, ये सब समस्याएं दूर हो, लोग अपने खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, तरक्की करें, ये जिम्मेदारी है। आइए नेताजी बैठ के फिर बात करते हैं आगे की तो बातचीत। जी, नेताजी, विधायक रहते आपने अर्जुन सहायक परियोजना धरातल में लाए। ये विशेषज्ञ बताते हैं कि ये परियोजना अगर संचालित हो जाएगी तो लगभग न केवल महोबा बल्कि 3 जिलों के लिए ये अमृत धारा की तरह काम करेगी, लेकिन अभी तक ये योजना संचालित नहीं हो पाई है। इसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। देखिए, जब मैं 2002 में विधायक बना तो यहाँ सिंचाई विभाग के उस समय यही थे श्री KN नकवी, वो मेरे पूर्व परिचित थे, मेरे हमदर्द थे, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता था। उन्होंने मुझसे बताया कि एक ये अर्जुन सहायक परियोजना के नाम की एक ये परियोजना है, जिसमें यदि सन 78 में अधिकारियों ने, हम लोगों ने बनाई थी, मगर आज तक के वो प्रस्ताव कागज में है, कहीं कुछ नहीं है, और जहाँ का तहाँ पहली सीढ़ी पर है, जहाँ का ठंडे बस्ते में चली गई, वो पहली सीढ़ी पर है, जैसे बना वैसे पैड बन के रखे। और उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी योजना है कि यदि आप इसको कराने में सफल हो गए तो आपका जो जिला है, क्षेत्र है, वो पंजाब हरियाणा जैसा खुशहाल हो जाएगा और आपके यहाँ के लोग पलायन करने से रोक पाएंगे, खुशहाल हो जाएगा। लोग यहाँ पर पंजाब हरियाणा जैसे लोगों जैसे चेहरे में खुशी होती है, चमक होती है, तो उस तरीके से आता है। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी यही होती है कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे। आपने अभी ये बात कही भी है। मैंने इसको स्वयं में अपने आप में इसको चैलेंज के रूप में लिया और सौभाग्य से हमारे नेता उस हम लोग विपक्ष में थे, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने मुझे प्राक्कलन समिति का सदस्य बना दिया। तो जब पहली बैठक में हम पहुंचे, हमें कोई जानकारी नहीं थी कैसे पहुंचे, तो हमने देखा कि हम लोग एक लाइन में, हम लोग सब विधायक में बैठे थे, सामने हमारे चेयरमैन साहब बैठे थे, वीरेंद्र सिंह जी, बाद में पशुपालन मंत्री हुए, सामने उस साइड अधिकारी बैठे थे, सब विभाग जिस विभाग की लगी थी वो उसमें समिति में मामले आते थे, उसके अधिकारी बैठे थे। हमने उसका वो नकवी साहब की कई बात मेरे तत्काल उसमें आई और मैंने कहा कि अपने चेयरमैन साहब से, अध्यक्ष जी से, मैंने कहा कि साहब इसमें सिंचाई विभाग वाला अगली बार अगली मीटिंग सिंचाई विभाग की रखना। फिर मैंने जितनी मीटिंगें हुई सिंचाई विभाग कोशिश की, हर मीटिंग में, हर महीने 15 जब मीटिंग होती थी, मैं सिंचाई विभाग का मेरा मामला था, और जो मामला बिल्कुल पहली सीढ़ी में था, मैंने इसको साल भर के अंदर उसको टॉप उसमें ले आया। और उस समय प्रमुख सचिव सिंचाई श्री शायद सतीश अग्रवाल जी थे। तो मुझे उस समय मीटिंग के मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैंने उनसे जब अपने अधिकारियों से पूछा, कोई चीज पूछी मैंने, और मुझे पता कहाँ से चलता था। उस मीटिंग के पहले एक पूरे उस संबंधित मामले जो उस प्राक्कलन समिति में रखे जाते थे, प्रमुख सचिव चूंकि उस मीटिंग में आना होता था, तो वो प्रमुख सचिव सबकी मीटिंग लेते थे। तो अधिकारियों का इतना सहयोग रहता था, नकवी जी से लेके जो हमारे चीफ तक होते थे, और ये समझिए कि जितने भी सिंचाई विभाग के अधिकारी होते थे, वो मुझे बता जाते थे। जैसे मीटिंग से निकले और मीटिंग से निकलने के बाद वो सीधे मेरे आवास पे आए। उन्होंने वो बताते थे कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे, अब आपको ये बोलना है। मतलब इतना सहयोग, मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, और कि यदि वो इतना सहयोग ना करते तो शायद मुझे पता ना होता, मतलब ये परियोजना नहीं आ पाती, इतने उसमें ना पता नहीं चलता पहले। उसके बाद इतने कितने प्रतिशत कब सफलता होती कब होती है नहीं कहता, मगर उन्होंने हर मीटिंग के पहले मुझे बताया। तो जो मैंने सतीश अग्रवाल जी का मैंने आपसे जिक्र किया, तो उस मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब की परमिशन लेके सतीश अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि सर मैं एक इनसे आप परमिशन दे तो मैं अपने अधिकारियों से बात करूँ। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग इतनी पुरानी अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए,
और अभी हम 1 घंटे पहले जो हमारे आपके बीच में तय हुआ, वो माननीय विधायक जी को कैसे पता चल गया? यहाँ तो आप कुछ करना नहीं चाहते और वहाँ ये आप बताते हो जाके, ये बताते हो जाके। चलिए आज मैं स्वीकृत कर रहा हूँ इस योजना को, मैं 20 लाख रुपया स्वीकृत कर रहा हूँ और आप मुझे शायद 2 महीने के अंदर मुझे दोबारा सर्वे करके दीजिए, क्योंकि इतने दिन हो गए थे, 24 साल हो गए थे, पता नहीं उस एरिया में रेलवे लाइन आ गई हो, एयरपोर्ट क्या आ गया हो, क्या परिवर्तन हुआ। पूरी 24 साल बहुत होता है, 4.5 शताब्दी होती है। तो उन्होंने उसको स्वीकृत किया और उसी दिन से बिल्कुल समझ लिए कि इस परियोजना को पंख लग गया। और जैसी हमारी सरकार बनी तो मैंने माननीय नेताजी से, माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि नेताजी ये परियोजना बहुत हमारे क्षेत्र के लिए जरूरी है, इसको आप बजट में शामिल कर लीजिए। तो क्या उन्होंने कहा बजट तो बन गया, अब क्या होगा, तुमने पहले तो नहीं बताया। मैंने कहा नेताजी मुझे जितना पता था उतना ही तो मैं कर पाऊंगा। मैंने कहा नेताजी चाहे आप 1 रुपये दीजिए, बजट में आप इसको शामिल करें, क्योंकि मुझे पता था यदि बजट में आ गई तो चल गई। उससे पहले बजट में ही, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 1,000 रुपये या कुछ रुपए उन्होंने कुछ किया, मुझे कंफर्म याद नहीं है, उन्होंने उसको किया और उसी बजट में मात्र 1,000 रुपये बजट में आया उसके लिए, मुझे याद नहीं है, बहुत कम, मतलब टोकन के रूप में आया। कितना पैसा आया मुझे याद नहीं है, बहुत कम पैसा आया, मगर उसके बाद से परियोजना हो गई। और मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को और सब लोग कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे बाद 2007 से लेके अभी तक 15 साल लगभग हो रहे हैं, यदि मेरे बाद के जनप्रतिनिधि मेरे जैसे सक्रिय होते, मुझसे ज्यादा होते, तो 2012 तक हो गई होती, 22 तक अभी समय आया, 10 साल पहले। मगर पता नहीं क्या उनकी प्राथमिकता थी कि भाई मैं नहीं कह सकता। मेरी जो प्राथमिकता थी कि यदि मैं दोबारा रिपीट होता, दोबारा विधायक होता, तो 2012 के पहले इस पूरी परियोजना को मैं इसको चालू करा दिया। बिल्कुल सही बात बोली आपने नेताजी। ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परियोजना संचालित न होने की वजह से लगभग लाखों किसानों को रोजगार को लेकर के बड़े बड़े शहरों की तरफ कूच करना पड़ा और हजारों किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली। नेताजी इस परियोजना के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले में अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध और ये लगा हुआ बॉर्डर में हमारा मोदाहा बांध, स्वामी ब्रह्मानंद बांध, इन चारों बांधों से जितनी भी नहरें निकली हैं और जो बिल्कुल लगभग 25-30 सालों में बांध कभी शायद 1-2 बार भरे हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपका भोपाल के पास ये बेगमगंज तहसील पड़ती है रायसेन जिले में, जहाँ से अपनी किसान नदी निकली है, वहाँ क्षेत्र में पानी बरसेगा तो आपके बांधों में आएगा, आपके बांधों से होते हुए आपके खेत में पानी जाएगा। उन नहरों को पर्याप्त पानी मिलेगा। यदि किसी साल पानी कम भी इस क्षेत्र में बरसेगा तो वो नहर खेतों को पानी देगी, पेयजल को पानी देगी। नेताजी मैं आगे की बात करूँ आपसे। वर्ष 2016 में ये जब से मैंने होश संभाला है तब से वो पहली बार था जब मैंने बाढ़ देखी थी। वो बाढ़ महोबा में पहली बार देखी थी पानी। और उस समय जब काफ़ी अच्छे से मुझे याद है 16 या 17 अगस्त का दिन था वो। 18 अगस्त को रक्षाबंधन मंडी, उसकी 1-2 दिन पहले की बात है। मैं अपने भाई के साथ मदन सागर की तरफ निकला क्योंकि सुन लगता था कि पानी बहुत तेज़ हो गया है। तो मैं निकला तो मैंने देखा इस तरफ कि पानी की जो हिलोरें थी वो काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से अधिकारी भी पानी में उतरने को काफ़ी डर रहे थे। लेकिन आप, मुझे लगता है 50-55 की उम्र होगी आपकी उस समय, अभी मेरी 56। हाँ, 50 के समथिंग आप रहे हो। तो आप उस समय पानी में उतर करके पूरा मोर्चा संभाल रहे थे और हर तरीके से जायजा ले रहे थे स्थिति का। कैसे इतना जोश आ गया कि नवयुवक हैं, नवयुवक नेता हैं, वो नहीं आ रहे थे, आ भी रहे थे तो दूर से होकर के चले जा रहे थे और आपने पूरा मोर्चा ही संभाल लिया वहाँ। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग कोई राजा महाराजा लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग और खेत खलिहान हम जानते हैं, हम ट्रैक्टर चलाना जानते हैं और हम धरातल से गांव गली से जुड़े हैं। मुझे याद है अभी हमारे सभासद हैं जितेंद्र जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया यहाँ आ जाइए, बहुत बुरी समस्या है। इसी जगह
हम जहाँ बैठे हैं यही वो जगह है कि जहाँ पर बिल्कुल नीचे से पानी रस रहा था, बुलबुलें छोड़ रहा था। मुझे मेरे जितेंद्र चौरसिया जी ने फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, हम लोग बहुत समस्या परेशान हैं, आप हमारी मदद करें। मैं तत्काल आया और उस समय मैंने देखा कि ये स्थिति थी कि जिला प्रशासन लोगों को मकान खाली कराने को कह रहा था और यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ घूम रही थी यहाँ की, और लोगों का था कैसे हो। तब हमारे यहाँ के लोगों ने, इस मोहल्ले के महोबा के लोगों ने, जाबाज साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बिल्कुल जुट के इसको बिल्कुल रोके रखा और हमारा जो फैसला हमने किया यही है। हमने सोचा कि जब हमारा 25,000 की आबादी हमारी बहेगी तो स्टार्टिंग हम ही से होगी ना भाई। हम यहीं खड़े थे, यहीं थे और यही ये मिट्टी, ये सब गिट्टी बालू सब यही पड़ रही थी बोरियों से। हम लोग यहाँ थे, सिंचाई विभाग के कर्मचारी और नहीं मिल रहे थे तो हमारे यहाँ पप्पन भाई, कीरत भाई सब लोग थे यहाँ, दिलसाद भाई अभी ये यहीं पर थे। तो हमने कहा लेबर लेके आओ, लेबर लेके आओ, इसको कराओ, इसको डस्ट को बोरियों भरवा के लगाओ किनारे। ये दीवार हिल रही थी, ये दीवार हिल रही। अपनी क्लेसर से मंगा करके पूरी डस्ट लगवाई थी। जिस लायक थे हमने किया, जिस लायक थे हमने किया, बाकी तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। जिस लायक थे हमने किया, मगर इतना जरूर हमने किया कि जब तक हमने जिला प्रशासन को मजबूर नहीं कर दिया आगे का वो जो दीवार तोड़ने के लिए, क्योंकि यदि वो ना टूटती तो ये और जल्दी हो। हाँ, यहाँ हमने रोक लगवाई, ये करीब 3 फीट 4 फीट 5 फीट का जो ये हम लोगों ने सभी किया और उसके बाद हमने वो दीवार तोड़वाई जेसीबी से, तब पानी घटना शुरू हुआ। नहीं तो यहाँ तो जो इस मोहल्ले के लोग हैं उनके दिल से पूछिए मैं क्या उस समय कैसे। हम आपको बता दें कि उस बाढ़ में अगर साहू जी आकर के मोर्चा नहीं संभालते तो लगभग महोबा नगर की 20%, 18 से 20% आबादी बह जाती। ये तो अभी आपको साहू जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला था। आप हमारी ये रिपोर्ट देखें और यहाँ के लोगों से जानें कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ का मोर्चा संभाला था, साहू जी ने आकर के मोर्चा संभाला था और यहाँ के लोगों को ढांढस बंधाया था। ये सिद्ध गोपाल साहब ने जब मदन सागर फूट रहा था तो गिट्टी, बालू, सीमेंट इतनी मदद की है कि हद से ज़्यादा मदद किया। और बेचारे साहू जी यहाँ पर रात में रुके रहे और मजदूर लगाए हैं और मजदूरी से मतलब जनता को बचाया है तालाब फूटने से। तो मतलब जनता इतनी खुश है सिद्ध गोपाल साहब से कि हद से ज़्यादा खुश है। यहाँ रातों रात उन्होंने अपने निजी खर्च से यहाँ अपनी बालू, गिट्टी, अन्य सामग्री डलवा कर इस तालाब की बांध को रोकने का काम किया। हम सब मोहल्ले वासियों ने इसमें पूरा सहयोग किया। उन्होंने भी अपनी निजी खर्च से लेबर ले आए और अपने डंपों से और अपने ट्रकों से यहाँ वो डलवाई गिट्टी बालू, जिससे इस बांध को रोका गया, नहीं तो फूटने की स्थिति में। मतलब सबसे पहले साहू जी आए थे, साहू जी के अलावा कोई नहीं आया था। पूरी मतलब जो गिट्टी रहती वर्तमान में ये भी साहू जी ने मंगवाई थी और सब आदमियों को जो भी मतलब मदद पड़ी थी वो साहू जी ने ही दी। मतलब जो किया था साहू जी ने। बाकी अन्य लोग आए थे, फोटो खिंचा के चले गए थे कि तालाब फूट रहा, इसकी व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था करो। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया साहू जी ने किया। तो आपने अभी सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि 2016 में जब यहाँ पर मदन सागर फटने वाला था तब कोई भी नेता मोर्चा संभालने के लिए नहीं आया था। अगर मोर्चा संभालने के लिए आया था तो वो यही साहू जी आए थे। साहू जी, कहा जाता है कि विकास, अगर देश का विकास तब माना जाता है जब वहाँ की सड़कें, बिजली और पानी से परिपूर्ण हो वो जगह या देश, तो विकास है। इस संबंध में आपने किस तरीके से विकास किया महोबा के लिए, स्पेशली पेयजल को लेकर? देखिए, मैंने महोबा में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या महोबा की पेयजल। यहाँ पर टैंकर आते थे, सैकड़ों लोग लाइन में रहते थे, पाइप डालते थे, उसमें ही कई बार टैंकर में बच्चों के गिरने से बच्चे खत्म करते। इतनी बड़ी समस्या, इसको मैंने इसका बीड़ा उठाया। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं विधायक था और राज्य मंत्री था सरकार। तो मैंने अधिकारियों से उनका इसको
जल संस्थान जल निगम के एमडी थे लखनऊ। मैंने उनसे कहा कि भाई महुआ पेयजल के संबंध में आपसे बात करनी है, इसका कैसे निदान हुआ फिर दे दीजिए। तो आखिर वो आए, बहाना किया उन्होंने कि मेरी तबीयत खराब है, मगर वो आए। और उसके बाद उसी दिन से अगले उन्होंने अपने जब मेरी बात उनको सब बताया, मैंने ये समस्या है, तो अपने झांसी के अगले दिन यहाँ है क्या उस समय यहाँ पर महुआ खजौरी लाइन पड़ रही है। तो हमने उसे अनुरोध किया था कि आप इस मदन सागर जहाँ से कि कच्चे पानी से फिल्टर, ये जो फिल्टर है आपका ये पुराना बना था सन 60-62 के आसपास फिल्टर की जो सप्लाई चालू होती थी यहाँ से उसका था, तो यहाँ कच्चा पानी आप इसको तालाब को गहरा करा दीजिए, मिट्टी को रेलवे लाइन में डाल दीजिए, दोनों काम हो जाएंगे और इससे पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। तो उन्होंने जब अधिकारियों को भेजा तो अधिकारियों ने अपना बनाया कि ये जितनी पूरी लागत हो ना उससे ज़्यादा खुदाई में लग जाए, और इतना पानी भी हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे कि हम साल भर का पानी हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी गर्मी में। सबसे बढ़िया तो उनका था कि उर्मिल से पानी है, उनका कहीं से बनाइए। बात हुई उसके बाद और बहुत दिन तक जब देखा कि अधिकारी चल रहे हैं तो हमने एक बार डीएम साहब थे और जिला प्रशासन और डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे और जल संस्थान के लोग थे, जल संस्थान के, तो हमने राना की बगिया पड़ता है कल्याण सागर के पास, वहाँ पर हमने मीटिंग कराई। हमने अधिकारी से पूछा बताइए कहाँ तक पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि ये हमने ये बनाया है मगर ये सफल नहीं होगा। उस समय जो जल संस्थान के अधिकारी थे जल निगम, तो उन्होंने ये मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कहा ये गलत है, ये ऐसा नहीं सफल। मैंने कहा कब से चल रही है आपकी योजना, उन्होंने बताया 20 साल से हम लोग बना रहे हैं। तो मैंने ये बताओ कि जब तुम चले जाओगे, जब आप चले जाओगे नए अधिकारी आएंगे तो फिर आपको वही कह देंगे बेकार है, तो आखिर ये कब ये उगादी में आएगा, इसलिए तुम ही हमारे लिए, आप ही हमारे लिए योग हो ऐसी को। और ये समझिए कि महोबा की जो जनसंख्या 2038 में होगी उस समय को ध्यान में रखते हुए मानक के अनुसार बनाएंगे। मतलब कहने का मैं कहना चाहता हूँ महोबा के लोगों से कि 2038 तक यदि आपको पेयजल की दिक्कत है तो उसके लिए दोषी हमारे जनप्रतिनिधि है, क्योंकि 2038 तक के लिए मैंने इसकी व्यवस्था पूरी पानी बनाकर गए थे आप। जी हाँ, 2038 तक के लिए अब मानक के अनुसार लगभग 150 लीटर पर हेड पानी 2038 में जितनी जनसंख्या महोबा की होगी उतनी जनसंख्या को पानी 150 लगभग 40 से 50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को मिलेगा प्रतिदिन। आपका एक मंझवारा योजना करके मैंने सुना था, ये क्या है मंझवारा योजना, थोड़ी सा उससे आप अपना। ये 2002 के चुनाव में जैतपुर ब्लॉक में गांव पड़ता थोरट के बगल में एक स्थान है, वहाँ हम लोग बैठे थे, 10 गाँव के लोग थे, 10 गाँव के लोग थे। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि हमारा जो हमारा बड़खेरा बांध है, ये चंदेल कालीन बांध है, तालाब है, उससे नहर निकली। तो जो बड़खेरा बांध है यदि इस बांध पे हम उर्मिल का पानी डाल दें तो हमारे यहाँ की 10 गाँव की पेयजल की वो सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि आप केवल वादा कर दें, और जब हम इन गाँव के जब बक्से खुलाएं तो जब 90% वोट आपको वोटिंग का मिले तो आप मान लीजिए हमने अपना काम किया, तब आप बनवाइए, नहीं आप ना बनवाइए, क्योंकि हम ही अपना काम नहीं कर। उन्होंने कहा गाँव वालों ने कि जब हम अपना काम नहीं करेंगे तो आप कैसे। खैर वो कितना वोट मिला अलग बात है, उतना नहीं मिला जो लोगों ने कहा, सामान जैसे इधर जगह तक, क्योंकि अब हम जीते थे, भले वो ना हो, विधायक तो सबके थे। हमने उसको जो हमने वहाँ वादा किया था, फिर हमने अधिकारियों को बुलाया, सिंचाई विभाग के उर्मिल का पानी अब बड़खेरा में डालिए। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद बताया कि साहब उर्मिल नीचे बड़खेरा ऊपर है, कैसे पहुँच जाएगा। तो मुझे भी बताओ, मैं भी देखूँ उसको। तो बजरिया डाल देंगे, हम लोग हमने उनको बुलाया और जो उनके पूरे जो मैप होते हैं नक्शे चक्कर में जो बने रहते हैं उनको मैंने सब पूरा नहीं किया। मैंने कहा मुझे बताइए, तो वाकई उर्मिल नीचे है, बड़खेरा ऊपर है, मगर कुछ वहाँ पर नाले थे
मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या नाले हैं, इनकी उनकी हाइट बड़खेरा से ज़्यादा है। तो मैंने कहा इन नालों को टेप करो, बंद करो, एक चैनल बनाओ। उस नालों को मैंने बंद करा के उसका प्रोजेक्ट बनवाया कि इसको टेप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एक चैनल नया बना दीजिए, उन नालों का जोड़ते हुए। मैं वादा करता हूँ कि इस बार में यदि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, महोबा के लोगों ने हमें मौका दिया तो मझगांव सहायक परियोजना की आप लोगों की मेहनत रंग लाए। साहू जी, हर राजनेता विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो धरातल पर होती नहीं। आपको विकास, आपने पेयजल के लिए तो काफ़ी काम किया है महोबा में अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन पेयजल के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण समस्या आती है तो एक शिक्षा को लेकर के आती है। क्योंकि अगर नई दिशा में विकास करना है हमें, तो अगर समाज के हर वर्ग का युवा शिक्षित होगा तभी हम विकास कर पाएंगे। अब शिक्षा के ओर पर अब आपका क्या रुझान है और शिक्षा के लिए किस तरीके का आप काम करेंगे? साथ ही चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि मैं आपको अब बता दूं, आपका एक मैंने पोस्ट पढ़ा था, आप गए हॉस्पिटल, वहाँ पर आपने डॉक्टरों से कहा कि मुझे ना ही चाय चाहिए और ना ही कोई बिस्किट चाहिए, मुझे चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त चाहिए। आप सौम्य और सरल व्यक्ति हैं और ये कैसे कर गए आप? इतना कैसे आप भूल गए इतना? जब हम सामने देखते हैं कि हमारे लोग परेशान हैं, अस्पताल में जनरेटर है मगर बिजली न होने की वजह से लाइट नहीं मिल रही, मरीज परेशान है, तो यदि कोई विधायक सांसद कोई जाए, वो अधिकारी या डॉक्टर से जो है वहाँ जाकर उनकी सेवा खुशामद, वो उसी में खुश होकर चले आए, तो ये उचित नहीं है। ये तो जनता की प्रति होता है ना कि गैर जिम्मेदारी जिम्मेदाराना बता। सबसे पहले तो उन लोगों को जो अस्पताल में मरीज है, जिसको जरूरत है दवा की, उस समय गर्मी लग रही है तो उसकी ज़रूरत है कि हवा मिले, उनको जनरेटर, पंखा चले, बिजली चले, यदि लाइट, पंखा चले, लाइट चले, एसी चले, और उसमें यदि लाइट नहीं तो आप जनरेटर चलाइए। अब जनरेटर तब चलता था जब अधिकारियों की घरों में दिक्कत होती थी, रात में बाकी नहीं चलता था। ऐसे में तो हमारा फर्ज हम करेंगे। ऐसे आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो सेवाएं थी उनको बहाल करने के लिए आपने वहाँ पर एक स्वतंत्र लीडर भी लगवाया। जी हाँ, और उसमें हमेशा होता था कि इस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही कि कोई ना कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमने सीधे उससे पावर हाउस से सीधे हमने उसका एक स्वतंत्र लीडर हो जाए प्रॉब्लम थी। उसके बाद यदि नहीं होता तो तब भी कोई लाइट जाती ऊपर से कहीं कोई बुलाए तो आप जनरेटर चलाइए, मैंने शुरू करा दिया। अब करना पड़ा था कार्य। सर, शिक्षा व्यवस्था के लिए थोड़ी सा आप किस तरीके का स्ट्रेटजी बनाएंगे? अगर आपको मौका मिलता है, 2022 में सरकार आती है, तो आप किस तरीके का शिक्षा क्षेत्र को लेकर के आप कदम उठाएंगे? देखिए, जब मैं विधायक मैंने यहाँ पर GBIC में बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं गया एक क्लास में क्षमता से कई गुना ज़्यादा तो मैं शिक्षक क्लास चाहिए, मगर वो नहीं बन पाए, नहीं बन पाया। और महोबा में मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। तो पिछले DM साहब थे, हमने उनसे कहा था, उनको कई ज़मीनें देखी, कहीं सरकारी रोड में, कहीं देखी, तो हमने उनसे अनुरोध किया, हमने कहा साहब ज़मीन न मिल, ज़मीन के कमी से मेडिकल कॉलेज वापस नहीं जाते। यदि आपके पास ज़मीन नहीं तो हम अपनी, हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन में मारते, एक पैसा मुआवजा नहीं चाहिए उन्हें, आप बस केवल उनके द्वारा, हमारे द्वारा सुझाए गए नाम शामिल कर दिए कि फला। वो जो भी राजनीतिक दलों को अच्छा न लगा होगा तो स्वयं तो अपनी ज़मीन दे नहीं पाए, दिला नहीं पाए, और वो हमारे उसका भी प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। खैर, अब मुझे जो सुनने में आया है कि DM साहब श्रीनगर को अच्छी बात है। वर्तमान में हमारे जो माननीय सांसद विधायक हैं, उन्हीं को श्रेय मिल जाए मेडिकल कॉलेज शुरू करा दें। अब मैं तो 2022 के चुनाव के पहले शुरू हो पाएगा। इनकी यदि चाहे तो हो सकता है, ना चाहे तो अलग बात है। अभी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका सेकंड फेज हुआ था जो उज्ज्वला योजना का, और भाषण की सिवा तो मुझे लगता है महोबा को देना चाहिए।
भाषण की सेवा नहीं करते हैं। और ये कम से कम यही कर जाती, इसका उद्घाटन शिलान्यास ही कर जाती। जब जगह जिला प्रशासन ने चिन्हित कर दी, सब कुछ हो गया, तो उसका शिलान्यास वहीं से कर दे। 2022 में मौका मिलता है, अगर महोबा विधानसभा सीट की जो जनता है वो अगर आपको दोबारा मौका देती है और आपकी सरकार दोबारा समाजवादी की सरकार बनती है, तो किस तरीके का विकास करेंगे फिर से आप? पेयजल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को? ऐसा है कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सरकार है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी पार्टी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और महोबा की जनता मुझे विधानसभा में पहुँचाती है, तो जिस तरीके से मैंने पिछले कार्यकाल में अर्जुन सहायक परियोजना को मैंने मूर्त किया, एक नई परियोजना बनाऊंगा और उसी लहचूरा बांध से धसान नदी के पानी से मैं अपने इस जिले में जो हमारा चैया बांध है, परखेरा बांध, आपका उर्मिल, पचपहरा, मदन सागर, कीरत सागर, कल्याण सागर, सलारपुर बांध, जितने बांधों को भरने के लिए मैं इसको एक चैनल उसी तरीके से बनाऊंगा और इन बांधों में, इन तालाबों में धसान का पानी आएगा। और जब धसान का पानी आएगा तो इस जिले की एक एक इंच जमीन सिंचित होगी, वाटर लेवल बढ़ेगी, एक एक इंच जमीन सिंचित होगी और हर घर को शुद्ध पेयजल। ये मैं आपके माध्यम से महोबा के लोगों को, महोबा इस जिले के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इस बांध जो अभी सूखा पड़ा है ना, बरसात खत्म हो रही, सूखा पड़ा है, इसमें धसान का पानी आएगा और उर्मिल बांध में आएगा। जो आप सोचेंगे कैसे आएगा उर्मिल बांध, जहाँ उर्मिल बांध में पानी आएगा, क्योंकि उर्मिल की समस्या क्या है उर्मिल बांध की कि एमपी में सरकार कई जगह उन्होंने चेक डैम बना दिए, वो पूरा पानी अपना डाइवर्ट कर रही है दूसरी तरफ, बांध भरे नहीं पा रहा। तो जो हमारा प्रतिशत है, जब पानी नहीं भरेगा हमारा बांध में, तो पानी क्या मिलेगा? 60-40 का वैसे रेशियो चलता है, कैसे भरेगा? तो उससे हम भर लेंगे, वो भर लेंगे, इन सबको भर लेंगे, समस्या ये बता। और इन सबसे ज्यादा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख का साथी हूँ, जो मेरी हैसियत है। ये बिल्कुल बात सही कही आपने नेताजी। राजनेता का कर्तव्य भी होता है कि अपनी जनता के साथ उसके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़ा होता है, तो तभी वो अपनी परीक्षा में सफल हो पाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भरोसा दिला रहे हैं जनता को, वो भरोसा पे आप उतरेंगे भी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व खनिज राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खनिज राज्य मंत्री सिद्ध गोपाल साहू। आपने ये तो सुना ही कि अगर वो फिर से 2022 में विधायक बनते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पानी की समस्या अभी भी मौजूद है, उसको पूरी तरीके से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे और साथ ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के। जैसा मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि अगर हमें विकास की नई दिशा पे जाना है, विकास को नई दिशा चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि समाज के हर वर्ग का युवा शिक्षित होना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित हो पाएगा, हमारा क्षेत्र विकसित हो पाएगा। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी कुछ खास मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें डीडी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।